हर साल लाखों लोग देश की सबसे बड़ी परीक्षा यूपीएससी सीएससी के लिए बैठते हैं। बचपन में हर कोई जब गांव में कलेक्टर के मान सम्मान, रुतबा, काफिले से प्रभावित हो जाता है, तब सोचता है मैं भी आईएएस बनूंगा, आईपीएस बनूंगा। कुछ इसी से जुड़ी झारखंड के बहुत ही छोटे से कस्बे से आने वाले आनंद मोहन, जिनके पिताजी उनके स्कूलिंग के समय छोड़कर चले गए, उसके बाद खुद टीबी का शिकार हो गए। 2 साल तक बेड रेस्ट पर रहे, लेकिन उनकी हिम्मत, हौसले और जज्बे के आगे सारी नाकामियां झुक जाती हैं। 2 बार लगातार यूपीएससी सीएससी के फाइनल स्टेज इंटरव्यू तक जाते हैं, 1-2 नंबर फाइनल सिलेक्शन से रह जाते हैं। आइए आज जानते हैं उनकी पूरी कहानी आनंद मोहन सर की जुबानी। दोस्तों, मेरा नाम आनंद मोहन है। मैं झारखंड के रामगढ़ जिले के पतरातू नाम के जगह से हूँ। मैंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा की टोटल 3 अटेम्प्ट्स दिए हैं और मेरे पहले प्रयास में मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया। मेरे मन में बचपन में ही सपना था कि या तो मैं पॉलिटिशियन बनूंगा या फिर मैं सिविल सेवा में जाऊंगा। लेकिन स्कूल के दौरान ही मेरे पिता की मृत्यु हो गई और इसके बाद मेरे काफ़ी सारे सपने बिखरने से लग गए। दूसरे वाले प्रयास में यानी 2022 में मेरा प्रीलिम्स हो गया, मेरा मेंस भी हो गया दोस्तों, यानी मुझे इंटरव्यू कॉल आया, लेकिन मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। दोस्तों, सपने बार बार टूटते हैं, लेकिन इंसान को कुछ न कुछ प्रयास तो जारी रखना ही पड़ता है। टूटे हुए सपनों की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट्स व्यू चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सभी को गांव के एक बच्चे के यूपीएससी के ड्रीम से, यूपीएससी के सपने से रूबरू कराऊंगा। वो कहते हैं ना, इंसान ख्वाहिशों का एक जिद्दी परिंदा है, उम्मीदों से ही घायल है और उम्मीदों पर ही जिंदा है। दोस्तों, मेरा नाम आनंद मोहन है। मैं झारखंड के रामगढ़ जिले के पतरातू नाम के जगह से हूँ। सबसे पहले झारखंड मेरे दादाजी आए थे यहाँ के कोयला खदानों में मजदूरी करके अपना घर चलाने के लिए। मेरे पिताजी एक समाज सेवी थे। वे बाल मजदूरी, खान दुर्घटना आदि से पीड़ित लोगों की सहायता करते थे। यही सब देखते हुए जब मैं बड़ा हुआ तो मेरे मन में बचपन में ही सपना था कि या तो मैं पॉलिटिशियन बनूंगा या फिर मैं सिविल सेवा में जाऊंगा। दोस्तों, मेरी पढ़ाई ओपी जिंदल स्कूल पतरातू से हुई है। आपको तो पता है कि मैंने काफी सपने पाल रखे थे, लेकिन स्कूल के दौरान ही मेरे पिता की मृत्यु हो गई और इसके बाद मेरे काफी सारे सपने बिखरने से लग गए। मुझे लगा कि जीवन में सब कुछ समाप्ति की ओर है। लेकिन दोस्तों, मैंने सोचा कि पढ़ाई के माध्यम से मैं अपनी परिस्थितियों को बदल सकता हूँ और उस टाइम मैंने खूब मेहनत करके आईआईटी का एग्जाम निकाला और मैंने सोचा कि कॉलेज कंप्लीट करके जल्दी ही फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल जाएगी। दोस्तों, कॉलेज में मेरे साथ एक और ट्रेजेडी हुई। कॉलेज के 3rd ईयर में मुझे टीबी हो गया, जिसके कारण मुझे लगभग 2 साल कंप्लीट बेड रेस्ट और दवाइयों का सहारा लेना पड़ा। दोस्तों, सपने बार बार टूटते हैं, लेकिन इंसान को कुछ न कुछ प्रयास तो जारी रखना ही पड़ता है। ऐसे में अटल बिहारी वाजपेयी की एक कविता की कुछ पंक्तियां मैं सुनाना चाहूंगा कि टूटे हुए सपनों की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। ये एक मंजिल है तो रास्ते भी होंगे और एक मेंटर भी जो मुश्किलों को आसान बना दे। नतीजे संयोग नहीं होते, दूसरों से बेहतर स्कोर होते हैं। GS Score, an institute for civil services. Good career is a process, and mentoring at GS Score is driven by primarily 2 objectives. One is empowerment and another is excellence. This is what we are known for. कामयाबी की राह पर 1000 से भी ज्यादा निशान। GS Score। मैंने भी दोबारा इग्नू से अपना ग्रेजुएशन स्टार्ट किया और साथ के साथ फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए भी, और चूंकि मुझे पढ़ाना अच्छा भी लगता है इसलिए मैंने बच्चों को पढ़ाना भी स्टार्ट किया। इग्नू से ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद मैंने सोचा कि मैं अब सिविल सर्विसेज की परीक्षा दूंगा। यूपीएससी में मेरा पहला अटेम्प्ट 2021 में हुआ। इस अटेम्प्ट में दोस्तों मैंने प्रीलिम्स को काफ़ी गंभीरता से लिया। मैंने लगभग यूपीएससी प्रीलिम्स से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज अवेलेबल हैं, चाहे वो स्टैटिक बुक्स के फॉर्म में अवेलेबल हो, चाहे वो फिर वेबसाइट्स में अवेलेबल हो या फिर वो टेस्ट सीरीज के अंदर अवेलेबल हो, मैंने लगभग सारे एमसीक्यूज को सॉल्व कर दिया दोस्तों, अलॉन्ग विथ माय स्टैटिक रिवीजन। इस कारण से मेरा प्रीलिम्स तो आसानी से निकल गया। फिर प्रीलिम्स और मेंस के दौरान मैंने मेंस पर भी काफ़ी निष्ठा से मेहनत किया, लेकिन दोस्तों मुझे इंटरव्यू कॉल पहले प्रयास में नहीं आई।
2022 वाले प्रयास में भी मैंने दोस्तों प्रीलिम्स के लिए लगभग उतना ही मेहनत किया, लेकिन इस बार मैंने मेंस के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो लगभग 600 से प्लस क्वेश्चंस मैंने लिखे ही नहीं बल्कि कुछ टीचर्स से उसको इवेलुएट भी कराया। और दूसरे वाले प्रयास में यानी 2022 में मेरा प्रीलिम्स हो गया, मेरा मेंस भी हो गया दोस्तों, यानी मुझे इंटरव्यू कॉल आया, लेकिन मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। दोस्तों 2023 मेरा यूपीएससी में तीसरा प्रयास था, जिसमें फिर से मेरा प्रीलिम्स हो गया, मेरा मेंस हो गया। मैंने अपनी तरफ से जो भी मेरे से हो सकता था मैंने पूरी तैयारी की, लेकिन इसमें भी मैं फाइनल सिलेक्शन से बहुत कम अंकों से चूक गया। दोस्तों रिजल्ट के बाद थोड़ा सा बुरा तो लगता ही है, ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा कि मुझे बुरा नहीं लगा, लेकिन जीवन में दोस्तों मैंने अलग अलग परिस्थितियों में यही सीखा है कि जीवन में रुकना ये एक सही और समझदार फैसला नहीं है। चाहे परिस्थिति जैसी भी हो, घर में किसी की मृत्यु हो जाए, फाइनेंशियल संघर्ष हो, एग्जाम में रिजल्ट का ना होना, किसी का बीमार पड़ जाना, कुछ भी हो, रुकना सही निर्णय नहीं है। अपनी गलतियों से अगर सीख सकते हैं तो सीख लेना चाहिए और आगे कदम बढ़ाते रहना चाहिए। एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं, एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं, ये कदम किसी मकाम पर जो जम गए तो कुछ नहीं, एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं। टाइम मैनेजमेंट की समस्या मुझे पहले होती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे मैंने अपने को इस तरह से ट्रेंड करना शुरू किया कि अगर मुझे एक अच्छा सिविल सर्वेंट बनना है तो मेरे पास पर्सनल टाइम बहुत कम रहेगा, यानी 6-7 घंटे 8 घंटे के अंदर अंदर मुझे सोना जागना और जो भी मेरी नित्य क्रिया है उन सब से निपट करके बचा हुआ जो 15-16 घंटे है वो मुझे सर्विस के लिए बचा करके ही रखना होगा। उसी तरीके से मैंने अपना टाइम मैनेजमेंट भी किया है। लगभग 7 से 8 घंटे 9 घंटे मैंने अपनी सेल्फ स्टडी के लिए, और जो बचा हुआ टाइम है 4 से 5 घंटे उसमें मैंने ऑनलाइन भी पढ़ाया है बच्चों को और ऑफलाइन भी पढ़ाया है। प्लान बी के ऊपर मैंने ज़्यादा फोकस नहीं किया। मैंने सोचा कि अगर मैं यूपीएससी की अच्छे से तैयारी करता हूँ तो बहुत चांसेस है कि मैं सफल भी हो सकता हूँ। किसी कारण से मैं अगर कुछ अंतिम स्टेजेस में इंटरव्यू में जा करके या फिर मेंस के स्टेज में जा करके मैं असफल भी रहता हूँ तो भी मैं जो नॉलेज में एक्वायर कर रहा हूँ उस नॉलेज के यूज से अपने आप को मैं ठीक ठाक एक स्टेबल फाइनेंशियल पोजीशन तक पहुँचा सकता हूँ। इस कारण से मैंने बहुत ज़्यादा प्लान बी के ऊपर फोकस नहीं किया। वैसे भी मेरे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं था क्योंकि मैंने अपना यूपीएससी का पहला अटेम्प्ट ही 27 साल की उम्र में दिया हूँ। तो अगर मैं वहाँ पर प्लान बी के ऊपर भी फोकस करता तो मेरा प्लान ए तो सफ़र करता ही करता। तो इसलिए मैंने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया कि कम से कम समय में यूपीएससी निकल सके। पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल और मेंटल हेल्थ को मैंने इक्वल इंपॉर्टेंस दिया है। दिन में 1 से 1.5 घंटे हर दिन या तो मैं योगा के ऊपर या फिर जिम या फिर बैडमिंटन, साल में मेरा रूटीन चेंज होता रहता है। कभी मैं योगा करता हूँ, कभी 3-4 महीने में जिम ज्वाइन कर लेता हूँ, और जो ठंडी वाला मौसम रहता है जो विंटर सीजन है उसमें मैं बेसिकली बैडमिंटन, आउटडोर बैडमिंटन खेलता हूँ। मेरा डेली रूटीन काफ़ी सिंपल और सिस्टमैटिक है। मैं सुबह 5 से 6 बजे तक जग जाता हूँ। उसके बाद फ्रेश वगैरह होकर के मैं लगभग 45 मिनट देता हूँ योग करने के लिए। योगा करने के बाद मेरा टारगेट रहता है कि नहा धो करके, पूजा करके, नाश्ता वगैरह करके मैं 8 बजे तक अपने स्टडी टेबल पर बैठ जाऊँ। 8 बजे से लेकर के 2 बजे तक मैं एक सिंगल स्ट्रेच में पढ़ाई करता हूँ और इस दौरान मैं सारे डिस्ट्रैक्शंस को अपने से दूर रखता हूँ। इस बीच में 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेता हूँ बीच में चाय वगैरह पीने के लिए। 2 बजे लंच करने के बाद मैं 10 से 20 मिनट कुछ फनी वीडियोस देखता हूँ, जैसे तारक मेहता देख लिया या फिर फ्रेंड्स या बिग बैंग थ्योरी। ये सब देखने के बाद मैं 15 से 20 मिनट का नैप लेता हूँ और मेरा टारगेट रहता है कि 3-3:15 बजे तक मैं दोबारा रेडी हो जाऊँ। 3 से 6 बजे तक मैं अपने ऑनलाइन क्लासेस से रिलेटेड कुछ काम करता हूँ। 6 बजे मैं अभी तो पहले तो मैं बैडमिंटन खेलने जाता था और अभी मैं 1 घंटे के लिए जिम चला जाता हूँ। तो 7 बजे उधर से वापस आकर के मैं फिर चूंकि अभी गर्मी का दिन है, दोबारा से मैं स्नान करके और फिर डिनर करके मैं कोशिश करता हूँ कि 8 बजे तक मैं फिर दोबारा से पढ़ने के लिए बैठ जाऊँ और 8 बजे से लेकर के 10:30-11 बजे तक तब तक पढ़ता हूँ जब तक मुझे नींद ना आ जाए। नींद आते टाइम मैं कुछ पॉडकास्ट चला लेता हूँ, जैसे वर्ल्ड अफेयर्स का या स्टडी IQ का कोई मैं इंफॉर्मेटिव वीडियोज डाउनलोड कर लेता हूँ यूट्यूब पर और उसको सुनते सुनते मैं आराम से सो जाता हूँ।
मैप के रिगार्डिंग मेरी स्ट्रेटजी याद करने की नहीं है, वो मेरी स्ट्रेटजी है रिपीटेशन की। यानी मैं एक ही चीज को मैप के ऊपर जा करके बार बार देखता हूँ, जिससे मेरे माइंड में वो प्लेस धीरे धीरे छपने लगता है। जैसे जो ज्योग्राफी के स्टैटिक टॉपिक्स हैं उनको तो बार बार मैप पर प्रैक्टिस कर ही लेना है, साथ ही साथ जो इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड जो हॉटस्पॉट हैं, जैसे कि लास्ट ईयर यूक्रेन था हॉटस्पॉट, उसके पहले अफगानिस्तान था हॉटस्पॉट, तो इनके सराउंडिंग कंट्रीज से या इनके नेबरहुड से रिलेटेड क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। अभी जैसे ईरान एक हॉटस्पॉट है, तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि ईरान के नॉर्थ में अजरबैजान है, अर्मेनिया है, या तुर्कमेनिस्तान है, या कैस्पियन सी है, ईस्ट में पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, साउथ में पर्शियन गल्फ है, गल्फ ऑफ ओमान है, वेस्ट में तुर्की है, इराक है। तो ये सारी चीजें आपको याद नहीं करनी है, आपको कहीं ना कहीं मैप से एकदम रूबरू हो जाना है। जैसे हम लोग अपने आस पड़ोस से रूबरू होते हैं कि मेरे घर के पड़ोस में कौन रहता है, उसके पड़ोस में कौन रहता है, तो ये चीज मैप के साथ तभी आएगी जब कुछ भी याद करने का प्रयास हम ना करें, बार बार मैप पर जाकर के सेम चीज को रिपीट करें कि हाँ ये ईरान है, तो ईरान के चारों ओर क्या क्या है। जब इसको देखेंगे तो ईरान का पूरा मैप आपके दिमाग में छप जाएगा। प्लेसेस न्यूज में है, उसको आपको देखना है। जैसे G20 में इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर बन रहा है, तो उसमें यूरोप की जो एंट्री पॉइंट है वो ग्रीस में है, पाइरेयस पोर्ट। तो पाइरेयस पोर्ट जैसे ही कहीं लिखा हुआ है तो आपको पता होना चाहिए कि ये ग्रीस में है, और मेडिटेरेनियन सी को जस्ट पार करने के बाद ग्रीस में यही पाइरेयस पोर्ट मिलेगी। तो इस तरह से मैंने मैप की प्रैक्टिस की है। मेरी मेंस की स्ट्रैटेजी मेरे पहले प्रयास में और सेकेंड और थर्ड प्रयास में अलग अलग है। मेरे पहले प्रयास में मेरा पूरा फोकस था कि मैं किसी तरीके से सारे आंसर्स कंप्लीट कर पाऊँ। हालांकि मेरे पहले प्रयास में मेंस में मैंने सारा का सारा आंसर्स लिख दिया था, लेकिन फिर भी मैं इंटरव्यू कॉल से बहुत ही छोटे मार्जिन से पीछे छूट गया। तो मुझे ये पता चला कि सिर्फ स्पीड से मैटर नहीं करता है, स्पीड के साथ साथ क्वालिटी भी इंपॉर्टेंट है। तो दूसरे और तीसरे प्रयास में मैंने ना सिर्फ आंसर्स लिखे बल्कि उनको इवेल्युएट भी कराया, और उसमें जो भी क्वालिटी इंप्रूवमेंट हो सकता था वो भी करने का प्रयास किया। इसके लिए मेरे जो सब्जेक्ट वाइज मैंने जो नोट्स बना रखे थे GS1, GS2, GS3, GS4 के, और साथ साथ मेरे ऑप्शनल यानी संस्कृत साहित्य के, उसको मैं रिवाइज करता, और साथ के साथ में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो कि लगभग 600 प्रश्न हैं, उन सभी को मैंने लिखा और उसको मैंने मेंटर्स के हेल्प से इवेल्युएट कराया। साथ के साथ मैंने एक मॉक टेस्ट भी ज्वाइन किया, जिससे मैं ये चेक कर सकूं कि मैं 3 आवर्स के अंदर कैसा परफॉर्म कर पा रहा हूँ। और फिर इस माध्यम से मेरा मेंस का स्कोर काफ़ी इम्प्रूव हुआ। पहले प्रयास में और सेकेंड और थर्ड प्रयास में मेरे मेंस के स्कोर में 60 से 70 मार्क्स का डिफरेंस है। हालांकि ये इसको और इम्प्रूव करना है, पर ये इम्प्रूवमेंट मैंने खूब सारी प्रैक्टिस के द्वारा हासिल किया है। अपने पहले प्रयास में यूपीएससी प्रीलिम्स निकालने के लिए मेरे चैनल बैक टू द बेसिक्स को सब्सक्राइब करिए। वहां पर टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज डले हुए हैं। इन सारे एमसीक्यूज को अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपके यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे।